हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मणिपुर का जिक्र करने जा रहा हूँ। मणिपुर में एक्चुअली एन बीरेन सिंह ना नागरोथम या कुछ ऐसे ही नाम है उनका, बीरेन सिंह, जो कि वहाँ मैतेई समाज से आते हैं। वही वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। 2002 में पहली बार वो कांग्रेस नहीं, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पार्टी के टिकट पर वहां चुने गए थे। 2003 उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। 2016 तक कांग्रेस के सदस्य रहे। उसके बाद उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। 2017 में वहां चुनाव हुए थे मणिपुर में, जिसमें 21 सीटें मिली थी और एन बीरेन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन बाद में चल करके नौ एमएलए जो कि एन बीरेन सिंह को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने समर्थन वापस लेने की घोषणा की। अब जब समर्थन वापस लिया जाता है तो कोई न कोई तर्क दिया ही जाता है, भाई इस कारण उस कारण। तो जो भी कारण रहा हो, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। फिर 2022 में वहां के असेंबली के चुनाव हुए। उसमें एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी ने 31 सीटें हासिल कर ली। 6 अन्य विधायकों का भी समर्थन हासिल था, यानी 37 विधायक कुल एन बीरेन सिंह की सरकार को अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन अप्रैल 2023 के लास्ट में वहां के हाई कोर्ट ने मैतेई समाज को भी आदिवासी समाज मानने के संबंध में जो फैसला दिया, उसको लेकर के कुकी जो वहां के फुट हिल यानी पहाड़ियों के पाद यानी नीचे रहते हैं या ढाल पर रहते हैं, वो नागाओं के साथ बीत गए। उनमें ज्यादातर ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबी हैं। उन लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 2023 मई से लेकर के और अक्टूबर 2024 के बीच वहां 172 लोगों की हत्याएं हुई। उसमें कुकी जो समाज के 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में कपड़ा उतार करके घुमाया भी गया और इसका आरोप मैतेई समाज पर लगाया। एन बीरेन सिंह चूंकि उसी समाज से आते हैं, इस वजह से उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि भाई कोई पद वो चीफ मिनिस्टर का पद खाली करें और उनकी जगह पर जो है उस पार्टी का दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर बने जिस जो कि हालात को संभाल सके। उनके हाथ से लगातार ये आरोप लग रहा था कि वहां के हालात निकलते जा रहे हैं और हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। खैर, फरवरी 2024 में ही नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा था उसको प्ले डाउन करने की कोशिश किया पार्लियामेंट में। अब वहां राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी लोकल कांग्रेस यूनिट तो खुश नहीं है। यहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में विरोधी दलों के नेता हैं, विरोधी दल के नेता हैं, मैंने कांग्रेस के ही हैं। वास्तव में वो लोग ये कह रहे हैं भाई इससे तो यही पता चलता है बीजेपी ने अपनी असफलता को मान लिया है। जबकि जयराम रमेश राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वो भी कांग्रेसी नेता ही हैं। इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 2 कारणों से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। एक तो ये है कि भाई कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था एन बीरेन सिंह का सही, और दूसरा ये है अनुच्छेद 174 2 के अनुसार, यानी वो उसको 2 को धारा भी कह सकते हैं, उपवाक्य भी कह सकते हैं, के अनुसार वहां 6 महीने के भीतर 2 सेशन मिल जाने चाहिए। असेंबली की 2 बैठकें हो जानी चाहिए, जो लग नहीं रहा था कि हो पाएंगी, क्योंकि वहां हिंसा लगातार जारी है और कुछ विधायकों ने समर्थन वापसी की भी घोषणा कर दी है इस घटना के बाद। जो कुकी जो और मैतेई समाज के बीच जो झगड़ा चल रहा, मैतेई समाज को आदिवासी समाज घोषित करने का मतलब है कि वहां के सरकारी नौकरियों में बहुत सारे पद जो हैं आरक्षित कर दिए जाएंगे और उसमें सेंधमारी की आशंका की वजह से कुकी जो या नागा उसका विरोध कर रहे हैं। और यही नहीं, सरकारी नौकरियों नहीं, बहुत सारे अन्य पद भी ऐसे हैं जो इलेक्टेड हैं जिसमें आदिवासियों को प्रमुखता दी गई है। आदिवासी समाज वहां उसको नुकसान के रूप में देख रहा था और इसीलिए वो विद्रोह लगातार कर रहा था। मैतेई समाज जो कि मैदानी इलाकों में रहता है, वह थोड़ा संपन्न भी है और एन बीरेन सिंह उसी समाज से आते हैं। तो एन बीरेन सिंह पर आरोप ये था कि वो अपने समाज के प्रति थोड़े से संवेदनशील हैं और इस वजह से और ज्यादा
उनका विरोध हो रहा था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार थी, यानी 2017 में जो बीजेपी ज्वाइन किया था एन बीरेन सिंह ने, 2016 में ही कर लिया था, 2017 में चुनाव लड़ा था। तो एन बीरेन सिंह जो है वहां अलोकप्रिय होते जा रहे थे, ऐसा बीजेपी को लगा। जब अजय कुमार भल्ला को वहां का गवर्नर बना के भेजा गया, जो कि पहले यहाँ गृह सचिव थे, तो उसी समय लग गया था कि अमित शाह कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, और अंततः वहां खेल हो ही गया। हालांकि यह पहला उदाहरण नहीं है जब वहां की सरकार को बर्खास्त कर, दूसरे शब्दों में अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो। मणिपुर के लिए पहली घटना हो सकती है, भारत के लिए पहली घटना नहीं। भारत में ऐसा पहले गुजरात में भी हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है, अन्य जगहों पर भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि केवल मणिपुर के लिए पहली घटना है ये जरूर कि अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके। हालांकि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को ही जाता। उन्होंने 1967 से 1969 के बीच ही 7 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, और जनता पार्टी ने टिट फॉर टैट करते हुए कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के तमाम सीएम को यानी वहां की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि वो आरोप ये था कि वो लोकसभा में भारी बहुमत से चुनाव हार गए थे। तो इस आधार पर, हालांकि जब से सार्वभौमिक केस आया 1995, 96, 94, 93, 94 सॉरी, और जब से सुंदरलाल पटवा केस आया 1992 में, जब से सुंदरलाल पटवा केस तो सरकार के फेवर में ही था, लेकिन एस आर बोमई के सरकार के फेवर में नहीं था। 1988 में एस आर बोमई, जो कि रामकृष्ण हेगड़े की जगह कर्नाटक के सीएम बने थे, उनकी सरकार को राजीव गांधी की सरकार ने बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी थी। उसी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें फैसला 1993 के लास्ट तक आया और 1994 से इसको लागू किया गया। तो इसलिए 1993-94 कहा जाता है। तो इस प्रकार से एस आर बोमई की अध्यक्षता में जो सरकार चल रही थी, वह सरकार बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को एस आर बोमई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वह फैसला वास्तव में अनुकरणीय है। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाना अब थोड़ा कठिन हो गया है, चूंकि कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वह केंद्र सरकार के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट भी सकती है। यानी जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं या लगाती हैं, उसको पलटा भी जा सकता है। दरअसल कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी ब्रेक लगा दिया है 1993-94 के अपने फैसले में, एस आर बोमई फैसले में और बूटा सिंह के फैसले में। बूटा सिंह के मामले में जब वो बिहार के गवर्नर थे, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच रस्साकसी चल रही थी, तो लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला देने के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि भाई ये इतने जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है। बूटा सिंह ने लालू प्रसाद यादव को फेवर किया था, और इस प्रकार से नीतीश कुमार बाद में 2005 में जब चुनाव हुए थे, तो उसमें वो भारी बहुमत से आ गए थे सत्ता में, और तब से लगातार सत्तारूढ़ ही हैं, वहां के सीएम बने हुए हैं। खैर, वो एक पुरानी बात हो गई। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा सख्ती दिखाता है, और सख्ती दिखाने के कारण जो है, मुझे लगता है कि अब ये आसान नहीं है कि किसी राज्य में वहां की सरकार को बर्खास्त करे, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है राष्ट्रपति शासन का। हालांकि मणिपुर में विधानसभा को भंग नहीं किया गया, विधानसभा को जीवित निलंबन यानी सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में रखा गया है। इसका मतलब ये होता है पुराने विधायक फिर से, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर वहां बनेगा, तो फिर से वो बहाल हो जाएंगे, उनको वेतन भत्ते, सैलरी इत्यादि सब मिलना चालू हो जाएगा। जो पीरियड है रिसेस का, उस दौरान, या जो सस्पेंडेड एनिमेशन का पीरियड है, उस दौरान का भी उनको सैलरी और वेतन भत्ते सब, यानी वेतन और भत्ते सब मिलने चालू हो जाएंगे। सैलरी की हिंदी होती है वेतन, तो वेतन और भत्ते सब मिलने चालू हो जाएंगे। और मैंने जैसा बताया, मणिपुर के लिए पहली घटना है।
हालांकि भारत के लिए पहली घटना नहीं है। मणिपुर के अतिरिक्त उत्तर पूर्व में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां की बीजेपी ने अपनी ही सरकार को बर्खास्त करके, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ वहाँ रबाम तुकी और उनके भाई रेबिया के बीच जो है, रेबिया साहब वहाँ के असेंबली के स्पीकर थे और नबाम तुकी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेसी सरकार थी, लेकिन विधायक दो भागों में बट गए। एक कैलिको पुल की अध्यक्षता में अलग हो गए और एक नबाम तुकी के अध्यक्षता में अलग हो गए। तो वहाँ के जो राजखोवा साहब गवर्नर थे, उन्होंने वहाँ के सेशन को, शायद असेंबली के सेशन को 2 दिन एडवांस कर दिया था, जबकि स्पीकर ने ताला मार दिया था शायद असेंबली हाल में। तो इसी पर तीरथ सिंह ठाकुर, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने ये, या बेंच आप कह लीजिए, पीठ ने इस फैसले को पलट दिया था। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था और कहा था कि अब वक्त आ गया है घड़ी की सुई को पीछे करने का। तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से पलट दिया राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था को, और उत्तराखंड में भी पलट दिया था। वहां तो वहां के हाई कोर्ट के जो जोसेफ साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसी ने पलट दिया था और उसको ओके कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली जो जोसेफ थे, संभवतः के एम जोसेफ वहां के चीफ जस्टिस थे, वहां इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कि भाई धन विधेयक पर वोट स्प्लिट करने की मांग को खारिज कर दिया था कांग्रेसी सरकार ने। जो रावत साहब थे उनकी अध्यक्षता में, वही चीफ मिनिस्टर थे वहां के, तो उनकी अध्यक्षता में वहां की सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, जिसको लेकर के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। बाद में चल करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो उत्तराखंड के लिए भी ये घटना पहली बार नहीं थी। राष्ट्रपति शासन लगाने की घटना भारत में कोई पहली घटना नहीं थी, लेकिन अपनी ही सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था निश्चित रूप से, राष्ट्रपति शासन वहां माने आप कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार को ही बहाल कर दिया गया। तो वहां सेम पार्टी के रूल को स्थापित करने की बात नहीं आएगी। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं आएगी। दूसरी बात है, पेमा खांडू जो इस समय वहां बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में इसमें वहां जो सरकार चल रही है, वो इसके पहले भी चीफ मिनिस्टर थे। कैलिको पुल ने तो शायद सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद पेमा खांडू वहां के यंग हैं अभी, वही वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे और वो बीजेपी पार्टी को भारी चुनाव जिताने में कामयाब भी रहे थे। तो इस प्रकार से वहां बीजेपी की सरकार चल रही है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो व्यवस्था है भारत में, वो कोई नई नहीं। अपने ही सरकार को बर्खास्त करने के ये चौथे या पांचवें उदाहरण होंगे जब मणिपुर में बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था किया। यानी 9 फरवरी को शायद रिजाइन किया था एन बीरेन सिंह ने। उसके 3 दिन बाद अमित शाह ने यह फैसला किया कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तदनुसार वहां के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजा और उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी बीजेपी से ही आती हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को अपने फेवर का रखा जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन कोई रेज नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति ने इस फैसले को मानते हुए, उसमें मोदी साहब तो देश के बाहर ही थे, तो इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया है। मुझे लगता है यह फैसला अब बीजेपी के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, यानी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे पूछ करके ही लिया गया होगा। ऐसे अकेले में अमित शाह ने फैसला किया, टेलीफोन से बात कर लिया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के भीतर नहीं थे, तभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की बात कही गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने तो सरकार पर इसके लिए प्रहार किया, लेकिन कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं भाई ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे जयराम रमेश साहब हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।